हुर्र 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 हुर्र। चल चल चल, जल्दी चल। हुर्र हुर्र। हाँ, इतना ज्यादा काम करता हूँ फिर भी सेठ हरिलाल के पैसे ब्याज पर बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्या करूं कि उसके पैसे सारे के सारे चुका दूं? इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत करने के बाद भी घर का गुजारा हो पाता है, लेकिन मैं अब क्या करूं? हाँ, चलो ऊपर वाला कोई रास्ता दिखाएगा ही ना। हरिलाल भी रोज रोज बुलवा लेता है और इस बार तो उसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी बार है, इसके बाद नरमी बरती नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। अब पता नहीं क्या करता है। इतना कह के बाबूराम काम शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हरिलाल भी बहुत गुस्से में था और वो अपने नौकर शामू को ये कहता है कि अरे शामू, ये बाबूराम जो है ना, ये बहुत तंग कर रहा है और मैंने पिछली बार इसको कहा भी था कि इस बार नरमी बरती नहीं जाएगी, तो ये फिर नहीं आया। चल इसको बुला कर ला, आज इससे सारी वसूली करूंगा। शेठ साहब, आप सही कहते हैं, इससे वसूली करनी ही चाहिए, वरना तो ये सड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा और इसको तो हमारा डर भी नहीं रहेगा। वैसे मैं बुलाने तो चला जाऊंगा, लेकिन शेठ साहब ये कहाँ पर होगा, मुझे तो इतना भी पता नहीं है। अरे बुद्धू, हर बात तुमको मैंने ही बतानी है। मैं भी किस बुद्धू को अपने पास रख कर बैठ गया हूँ। अरे कमकल कहाँ होगा इस वक्त, वो खेतों में काम ही कर रहा है। चल जा वहाँ पर और उसको लेकर आ, उसको कहे कि सेठ साहब बहुत गुस्से के साथ तुमको बुला रहे हैं, अगर तू ना आया तो तेरे घर आऊंगा। चल उसको बुला कर ला। हाँ हाँ ठीक है शेठ साहब, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ उसको। आपको देखकर थोड़ा सा मुझको भी गुस्सा आ गया है। चले ठीक है, मैं उसको लेकर आता हूँ। इतना कहकर शामू वहां से चला जाता है। अरे शामू, किधर जा रहा है? बहुत ही जल्दी में लग रहा है रे। आजकल नजर नहीं आ रहा तू। हाँ, बोलता नहीं, क्या कर रहा है आजकल? मुझको तो तू भूल ही गया रे। अरे नहीं जग्गू भैया, मैं कहाँ पड़े गुम हो जाऊंगा, बस काम में इतना ज्यादा मशरूफ रह रहा था कि गांव में घूम ही नहीं सका। तो बस यही बात है, और मैंने कहाँ जाना है। असल में काम बहुत ज्यादा होता है शेठ साहब के पास, तो इसीलिए फिर वो मुझको वहां से आने ही नहीं देते। और जग्गू भैया, तुमको तो पता है मेरा कौन सा माँ बाप है, बहन भाई हैं, अकेला ही तो हूँ मैं। ऊपर से मेरी शादी भी नहीं हुई, तो शेठ साहब के पास ही तो रहता हूँ। अपना घर छोड़ दिया है, शेठ साहब के पास ही रहता हूँ अब। अच्छा अच्छा अच्छा, तू अब सेठ साहब के पास ही रहता है रे? ये तो ठीक है, लेकिन बेटा मेरी एक बात समझ लेना, अपना घर अपना ही होता है रे। किसी के घर रहो तो कोई बात सुना ही देता है,
तो इसीलिए बेटा अपना घर अपना ही होता है। तुमने गलती की, अपना घर छोड़ना नहीं चाहिए था। चल अब तेरी मर्जी, मैं तुझको क्या ही कह सकता हूँ। अरे नहीं जग्गू भैया, वो बात नहीं है। बात बस ये है कि मैं घर पर अकेला होता था, वहाँ शेठ साहब हैं, शेठ साहब के बच्चे हैं, तो दिल लगा रहता है। अकेले घर में दिल नहीं लगता था, यही बात थी बस, और तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है जग्गू भैया, मैं अब जा रहा हूँ किसी के पास। शेठ साहिब से पैसे उधार लिए थे किसी ने, उस काम के लिए जा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, मुझे देरी हो रही है, मैं जाता हूँ। हाँ चल ठीक है भैया, ठीक है, तू जा और अपना ख्याल रखा कर यार, क्योंकि तू मेरे भाइयों जैसा है। चल ठीक है, मुझे भी कोई काम है, फिर किसी दिन बैठेंगे, ठीक है, नदी किनारे, वहाँ पर बातें करेंगे, सही है। चल ठीक है, मैं भी चलता हूँ। इसके बाद शामू वहां से आ जाता है ताकि जल्दी से जाऊं और जाकर सेठ साहब का पैगाम उसको जाकर दे दूं। वैसे बात तो जग्गू भैया ने सही कही है। किसी के घर में रहना, चाहे उसके पास काम भी बंदा करे, लेकिन अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन मेरी तन्हाई मुझको खाती थी, अकेला था बस, इसीलिए तो उधर रहना शुरू कर दिया है, वरना मैं खुद भी इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ था। अच्छा चलो, जो भी है, अब मैं क्या करूं? ऐसा करूंगा, कुछ देर रह लूंगा, फिर छोड़ दूंगा, फिर अपना घर का ही काम अच्छा है, बस गया शेठ जी के पास और काम करके वापस। चलो ठीक है, ऐसा ही करूंगा। शामू बाबूराम के पास आ गया था और उसको ये कहता है कि अरे बाबूराम, कैसे हो? अरे तुमको शेठ साहब ने कहा नहीं था कि मेरे पैसे जो तुमने लिए थे कल देने हैं, और तुम कल आए ही नहीं, इसीलिए अब शेठ साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तो चलो मेरे साथ चलो। शेठ साहब ने कहा था हर हाल में बाबूराम को मेरे पास लेकर आना, अगर वो ना आया तो मैं फिर उसके घर जाऊंगा। अरे शामू, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमने आकर जो बात कही है, अब तो मेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अच्छा, काफी गुस्से में थे क्या? यार मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। यहाँ पर देखो कितना काम करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे बचे ही नहीं मेरे पास। तो मैं कैसे आता सेठ साहब के पास कि ये ले पैसे ले लें, जब थे ही नहीं, तो इसीलिए तो आया नहीं। लेकिन बाबूराम, मुझको अब क्या पता इस बात का कि शेठ साहब मानेंगे कि नहीं। तुमको तो अब जाना ही पड़ेगा उनके पास, क्योंकि उनके पैसे तो देने पड़ेंगे ही। चल अब मेरे साथ चल, उन्होंने बुलवाया है तुझको, और अगर तू ना गया तो वो तेरे घर चले जाएंगे फिर। चल मेरे साथ चल। अरे शामू, मुझको पता है कि वो पैसों के लिए बुला रहे हैं, और ये भी पता है कि गुस्से में भी बहुत होंगे, लेकिन शामू मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मैं दूंगा कहाँ से? मेरे पास वाकई ही पैसे नहीं हैं। अगर होते तो मैं फौरी तौर पर सबसे पहले सेठ साहब को देकर आता, तो मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ? लेकिन अगर ना गया तो फिर सेठ साहब ने घर पहुंच जाना है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ तुमको, बाबूराम मेरे साथ चलो, कुछ नहीं होता। अपनी बात जाकर बताओ शेठ साहब को, फिर वो देख लेंगे। चलो अब मेरे साथ चलो। इतना कहकर शामू बाबूराम को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है, और बाबूराम अपने बैलों को भी साथ ही ले लेता है।
वो आ रहे थे कि बाबूराम शामू से ये कहता है कि शामू, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, इसीलिए तुमको रोक लिया है। सेठ साहब ने तो कोई भी नरमी नहीं करनी मेरे साथ। हाँ, मुझे तुम अच्छे इंसान लगते हो, तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो तुम मुझे दे दो, मैं उधार जल्दी चुका दूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इतना काम किया है, जमींदार ने मुझको देने हैं, तो फिर तुम मुझसे ले लेना। शामू दिल का अच्छा था और वो ये सोचता है कि चलो जैसे भी मैं इसकी मदद तो कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि इसका कर्जा उतर जाए, क्योंकि शामू को पता था कि एक किसान की जिंदगी कैसी होती है और उसको कितनी मेहनत के बाद पैसे मिलते हैं। तो उसने कहा कि हाँ, मैं इसकी मदद कर देता हूँ, ये मुझको मेरे पैसे वापस कर ही देगा। अरे बाबूराम, मैं शेठ साहब जैसा नहीं हूँ, मेरे में दिल है, क्योंकि मैं खुद एक किसान था और अब तो शेठ साहब के पास रहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुमको दे दूंगा। अरे भैया, आप सच में मेरे उधार वाले पैसे सेठ साहब को दे देंगे क्या, सच में? अरे भैया, जी कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो, दे दूंगा, फिक्र मत करो। बहुत 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 शुक्रिया भैया। मैं कैसे तुमको ये कहूँ कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। सच में तुम तो ऊपर वाले का अवतार लेकर मेरे पास आए हो। सच में आज भी नेक लोग हैं जो किसी की मदद करके खुद खुश होते हैं, वरना तो हर एक अपनी ही सोचता है। वाह भैया वाह, दिल खुश हो गया। अरे कोई बात नहीं है, मैं भी बस पहले किसान था, मुझको पता है कि कर्जे किसानों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि सारे कर्जे उतर भी जाते हैं। तुम्हारा भी दिन एक आएगा जब तुम्हारे भी सारे के सारे कर्जे उतर जाएंगे जी। और बस मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा, अब जब तुमको मिल जाए ना, परेशान मत होना, तब मुझको दे देना। जी ठीक है, मैं दे दूंगा। और दिल से शुक्रिया, जो किसी की मदद करते हैं ऊपर वाला उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं देता। तो चलें फिर, चलते हैं, जाके सेठ साहब के पैसे वापस कर देते हैं। ठीक है भैया, चलते हैं। सेठ साहब भी कहते होंगे कि अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ पर चला गया है। चलो फिर जल्दी से चढ़ते हैं और जाकर सेठ साहब को अपने पैसे वापस कर दो। शामू और बाबूराम वहां से चले जाते हैं और बाबूराम बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि शामू ने उसकी मदद कर दी। तो बाबूराम और शामू सेठ के पास जा रहे थे। दोनों ही सेठ के पास आ जाते हैं और सेठ बाबूराम से ये कहता है कि अरे बाबूराम, मैंने तुमको कब का कहा था रे कि मेरे पैसे देकर जा, लेकिन तू गायब ही हो गया। तुझको भूल ही गया कि मैंने सेठ के पैसे देने हैं। हाँ, कहाँ था रे तू? अरे नहीं सेठ साहब, नहीं, मैं कहीं गया था और ऊपर वाले की कृपा हुई कि एक बंदा बहुत ही अच्छा, दिल का नेक, उसने मेरी मदद कर दी। उससे मैं पैसे लेने गया था और उसने मेरी सुन ली और मुझको पैसे दे दिए, और मैं अब आपके पैसे ही देने आ रहा था। हाँ सेठ साहब, जी सेठ साहब, जी सेठ साहब, ये आपके पैसे ही देने आ रहा था। मुझे तो ये रास्ते में मिला है, मैंने भी इसको यही पूछा था तो कह रहा था सेठ साहब की तरफ ही जा रहा हूँ। सेठ साहब से जो कर्जा लिया था वही देने जा रहा हूँ, तो मैं भी इसके साथ ही चला आया। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर कोई परेशान है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो कर दें, देरी मत करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपको कभी भी
किसी चीज की कमी नहीं देगा। ये कहानी है बेलापुर नाम के एक गांव की, जहां पर सुरेश रहता था। सुरेश बहुत ही मेहनती था। वो हर रोज जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और मुश्किल से ही कुछ लकड़ियां वो काटता और फिर उनको बेचता। सुरेश घर में अकेला ही था, क्योंकि ना ही उसकी पत्नी और ना ही उसके बच्चे थे। वो अकेला ही रहता था, लेकिन फिर भी उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता था। सुरेश का गुजारा मुश्किल होने की वजह से सुरेश हर बार सेठ हरिलाल से ब्याज पर पैसे ले लेता था, और जो लेते लेते बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। एक दिन सेठ हरिलाल सुरेश को बुलवाता है और सुरेश फिर जा रहा होता है और रास्ते में ये कहता है कि आज सेठ हरिलाल पता नहीं क्या कहेगा। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं कि मैं सेठ हरिलाल को दे सकूं। मेरे तो घर में खाने के लिए पैसे नहीं और बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहा हूं। तो पता नहीं अब सेठ क्या कहता है और मुझे क्या करना पड़ेगा। अब भगवान दया करिएगा। सुरेश सेठ हरिलाल के पास आ जाता है और सेठ हरिलाल काफी गुस्से में होता है और सुरेश सेठ हरिलाल से ये पूछता है कि सेठ साहेब कैसे हैं आप? तो कैसे याद कर लिया आज मुझे? मैं काम पर था और मुझे पता चला कि आपने मुझे बुलवाया है, तो मैं भागा भागा ही आ गया उसी वक्त। तो सेठ साहेब बताइए क्या बात है और आपने इतनी जल्दी में मुझको क्यों बुलवाया? अरे बात क्या होनी है? अरे तुमको कितनी बार कहा मैंने कि मेरा जितना भी कर्जा तुमने लिया है और उसके ऊपर जो ब्याज है वो फटाफट से मुझको दो। और मैं जब भी तुमको बुलाता हूँ, तुमसे कोई बात करता हूँ, तुम आगे से मुझको यही कह देते हो कि इस बार भी जंगल से लकड़ियाँ कम मिल रही हैं, और कोई ना कोई बहाना लगाकर तुम मुझको कोई ना कोई और ही बात बता देते हो। अरे मुझको बुद्धू समझा है क्या? चलो फटाफट से, अब तुमको कोई राहत नहीं, कोई मोहलत नहीं। मुझको मेरे पैसे चाहिए और वो भी सूद समेत वापस, जल्दी से। चलो चलो फटाफट से मेरे पैसे दो। अरे सेठ साहेब, मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाऊंगा? कुछ तो मोहलत दे। आपको पता है मेरे कौन सा घर में बहुत से कमाने वाले हैं। मैं अकेला ही कमाता हूँ और जितना भी हो सकता है उसमें मेरा घर का खाना भी पूरा नहीं होता। मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही खा पाता हूँ, और इतने ज्यादा आपके पैसे मैं कहाँ से दूंगा? कृपया करें, मुझको थोड़ी सी और मोहलत दे। मैं आपके पैसे चुका दूंगा। कृपया करके मुझे थोड़ी सी बस और मोहलत दे दे। अरे कितनी और मोहलत चाहिए तुमको? इतनी बार मैंने तुमको कहा है और तुम मुझे वापस यही बात बताकर चले जाते हो। अरे कब दोगे पैसे मुझको? अरे ना तो तुम्हारा कोई कमाने वाला है और ना ही तुम्हारी इतनी आमदनी है, तो फिर तुम मुझको कहाँ से पैसे दोगे? ना बाबा ना, अब तो मोहलत भी कहती है मैंने इसके पास नहीं जाना, तुम इसको मोहलत ना दो। चलो फटाफट से, अब ना जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, तुम मुझको पैसे दो मेरे। मैं अब तुमको और मोहलत नहीं दे सकता। तो सेठ साहेब, आप मुझको ही बता दें कि मैं कहाँ से इतने पैसे दूंगा। मैं जितना मर्जी कमाऊं, मेरी तो 2 वक्त की रोटी ही बहुत मुश्किल से पूरी होती है। तो आप ही बता दे मुझको सेठ साहेब कि मैं कहाँ से पैसे दूंगा और कहाँ से आपका कर्जा सारा उतारूंगा। अरे बस करा, 2 वक्त का खाना पूरा होता है। अरे मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तुम जमा कर रहे हो और मुझको नहीं देते। अरे मेरे पैसे चुका दो। मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ। रोज तुम काम पर जाते हो और इतनी लकड़ियाँ काट कर देते हो और मुझको पैसे नहीं देते। सारे पैसे जमा कर रहे हो क्या? चलो, मुझे नहीं पता इस बात का। जहाँ से भी तुमने पैसे देने हैं, बस मुझको पैसे देने हैं।
2 वक्त का खाना पूरा हो या 1 वक्त का, मुझे मेरे पैसे ला कर दो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे पैसे इतनी देर तक तुम्हारे पास रहे, तो फटाफट से पैसे निकालो। तो सेठ साहब, मैं आपसे मोहलत भी मांगता हूँ कि मुझे मोहलत दे, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपकी पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन आप तो सेठ साहब अब मानते ही नहीं मेरी बात को। मैं कौन सा आपसे झूठ बोलता हूँ या मैं अपना कोई खजाना दबा कर रख रहा हूँ। मेरे पास जो भी होता है 2 वक्त के खाने में ही निकल जाता है, और फिर मैं आपको क्या दूं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अब से ज्यादा लकड़ियाँ काटने की कोशिश करूँगा, और फिर जो बचेगा उसमें से 1 वक्त का खाना खाकर आपको पैसे दूंगा और आपकी पाई पाई चुका दूंगा। सेठ हरिलाल को ये तो पता था कि ये पैसे मुझे एकदम से नहीं दे सकता, क्योंकि ये जितना कमाता है उसमें से ज्यादा तो इसका खाने पीने में निकल जाता है, क्योंकि वो अकेला ही था और ना ही इतना ज्यादा कमा पाता था और ना ही उससे सारे पैसे एकदम से चुकाए जाने थे। तो सेठ हरिलाल सोचता है कुछ और ये कहता है कि अरे सुरेश, बात तो है एक, लेकिन तुमको शायद ये भी पसंद ना आए। देखो, पैसे तो तुमको देने ही पड़ेंगे और तुम कह रहे हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और ब्याज भी काफी ज्यादा ऊपर हो गया है। तो ऐसा करो, जो ब्याज है तुम उसको डबल कर दो, तो फिर तुमको कुछ मोहलत दे सकता हूँ। वरना अगर तुम कहो कि पैसे उतने ही हो और मोहलत भी मिल जाए, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मुझे भी फायदा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो ब्याज है ना ऊपर, वो वाला तुम डबल कर दो। अगर तुम ब्याज मुझको 2 बार दोगे, मतलब के ज्यादा दोगे उसका डबल, तो फिर तुमको मोहलत दूंगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके चुका देना। सेठ साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं जो पैसे आपसे ले चुका हूँ मैं वो नहीं दे सकता और ना ही दे पा रहा हूँ, तो आप मुझे ऊपर से और भी पैसे डालकर और मुझसे ये कह रहे हैं फिर तुमको मोहलत मिल सकती है अगर तुम उसके डबल पैसे दोगे तो। सेठ साहब, कृपया भगवान के लिए मुझ पर दया करें, ऐसा मत करें। मैं आपके इतने पैसे नहीं चुका सकता, मुझको थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। पर ये वाला जुल्म मुझ पर मत करें कि आप मुझको डबल पैसे कह रहे हैं। मैं इतने पैसे नहीं दे सकता आपको, बस आप थोड़ी सी मोहलत तो दे मुझको, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा, आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत तो दे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझ नहीं आती तुमको? अरे जो मर्जी कह लो मुझसे, अब मैंने नहीं तुम्हारी सुननी। मैंने जो कहा है अब वैसा ही होगा। या तो ब्याज तुम डबल दोगे, वरना अभी के अभी ही यहाँ पर पैसे दोगे मेरे, और कोई मोहलत नहीं मिलेगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फटाफट से मुझको सोचकर बता दो अभी अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। सुरेश सेठ हरिलाल के कहने पर मान जाता है, क्योंकि वो मजबूर हो गया था और सेठ मान नहीं रहा था। अब उसके ऊपर पहले से भी ज्यादा कर्जा आ गया था, क्योंकि पहले उसने ब्याज 1 देना था और अब उसने उसका डबल ब्याज देना था। तो सुरेश तो पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सुरेश अब परेशान था कि इतने ज्यादा पैसे मैं कहां से दूंगा और ऐसा क्या करूं कि सेठ के पैसे मैं चुका पाऊं। ना तो कोई इतना ज्यादा काम है, ना कोई मैं और काम जानता हूं। इसी सोच में जा रहा था और ये कहता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही कि सेठ हरिलाल के इतने ज्यादा पैसे थे और उसने ऊपर से ब्याज दुगना कर दिया है। मैं तो परेशान हूँ, और परेशान क्या, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं करूं क्या कि जिससे मैं सेठ के पैसे दे पाऊं। आए भगवान मेरी मदद करें, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास आपके बिना और तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि ना मेरे पास और कोई काम है और ना मेरे पास कोई खजाना है जो मैं सेठ हरिलाल को दे पाऊं। मेरे पास सबसे बड़े, मेरे पास बस आप ही हैं।
तो ऐ भगवान मेरी मदद करें ताकि मैं सेठ हरीलाल का कर्जा चुका पाऊं। इतना कहकर सुरेश फिर से जा रहा होता है तो रास्ते में एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ उसको दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा ही बड़ा था, और अगर सुरेश इसको काटता तो काफी ज्यादा उसके पैसे मतलब उसका उधार चुकता हो जाता, तकरीबन आधा उधार तो चुकता हो ही जाता। तो इसलिए सुरेश उस पेड़ को देखकर ये कहता है कि ये पेड़ तो काफी ज्यादा बड़ा है, अगर मैं इसको काटूं तो फिर तो मेरे आधे से ज्यादा पैसे चुकते हो जाएंगे। तो फिर ऐसा करता हूँ कि इसको काटता हूँ और फिर इसको बाजार बेचूंगा और जो पैसे होंगे फिर वो मैं सेठ हरीलाल को दूंगा और उससे सेठ का कर्जा भी चुकता हो जाएगा और कुछ पैसे घर में भी इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ऐसा करता हूँ कि हाँ, इसी पेड़ को काटता हूँ और फिर इसको बेचता हूँ। सुरेश उस पेड़ को काटने लगता है तो एक बहुत ही प्यारी सी चिड़िया उड़ती हुई उस पेड़ पर आकर बैठ जाती है, और जब सुरेश उसको काटने लगता है तो वो देखती है तो एकदम से सुरेश से बात करने लग पड़ती है और ये कहती है कि अरे ये क्या कर रहे हो? अरे तुम ये पेड़ काटने तो नहीं वाले ना? लगते तो तुम मुझको लकड़हारे हो। अरे इस पेड़ को मत काटना। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है भी इसको काटने की तो मत काटना, क्योंकि ये मेरा घर है और मैं इस पर रहती हूँ। तुम कोई और पेड़ देख लो, इसको मत काटो। अरे बोलने वाली चिड़िया हो तुम तो? है बोलने वाली प्यारी सी चिड़िया, मैं इस पेड़ को कोई शौक की वजह से नहीं काट रहा, मैं इसको मजबूरी के तहत काट रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि मैंने अपना कर्जा उतारना है और उसने भी मुझको कहा है कि जल्द से जल्द तुम मुझको मेरे पैसे दो। तो मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतना कुछ और है भी नहीं कि मैं कुछ और तरीके से पैसे दे पाऊँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और लकड़ियाँ काटता हूँ। तो मैंने देखा सब पेड़ों में से ये पेड़ सबसे बड़ा है, तो मैंने कहा कि इसको अगर मैं काटूं तो इससे काफी ज्यादा मेरा कर्जा उतर जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको काटने वाला हूँ। अरे इसको रहने दो ना, कोई और पेड़ काट लो ना, क्योंकि ये मेरा घर है। अगर तुमने इसको काट दिया तो मैं कहाँ रहूंगी और मेरा घर तो सारा टूट के बिखर जाएगा। तो फिर से मैं अपना नया घर कहाँ पर बनाऊंगी? तुम खुद ही सोच लो कि किसी का घर उससे छीन जाए तो कैसा लगता है। तो कृपया करो इस पेड़ को मत काटो, ये मेरा घर है। अरे अरे अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो कि किसी का घर उससे छीन जाए तो कैसा लगता है। हाँ नहीं, मैं तुम्हारा ये घर नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये घर अगर मैं तुम्हारा तोड़ दूं, काट दूं इस पेड़ को, शायद सेठ के पैसे मैं दे दूं, लेकिन जो भगवान है वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैं कोई और रास्ता देख लूंगा, तुम्हारा घर अब नहीं कटेगा, नहीं टूटेगा। सुरेश इतना कहकर वापस जाने लगता है तो चिड़िया उसको पीछे से बुलाती है और ये कहती है कि अरे रुको, मेरा घर बचाकर कहाँ को जा रहे हो? मुझे पता है तुम परेशानी में हो। कोई और होता तो उसने ये पेड़ मेरे कहने या ना कहने से रुकना नहीं था, काट डालना था, लेकिन तुमने इसको छोड़ दिया घर समझकर। तो ऐसा करो कि इस पेड़ के नीचे एक सोने का कुल्हाड़ा दबा है, उसको निकालो और ले जाओ और तुम्हारा जो भी कर्ज है उसको चुकाओ और अपनी एक अच्छे से नई जिंदगी शुरू करो। अरे अरे प्यारी चिड़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
तुमको नहीं पता कि मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। अब मैं सेठ के पैसे दूंगा और अपनी जिंदगी सुकून से और आराम से गुजारूंगा, मेहनत करूंगा। सच कहते हैं मैं बहुत परेशान था और ये समझता था कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, लेकिन मैं ये कहता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहता था कि मेरे पास भगवान है और जिसके पास भगवान होता है तो भगवान उसकी परेशानियां खुद ही खत्म कर देते हैं। भगवान ने मेरी परेशानी खत्म कर दी है, अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि जिसके साथ भगवान होता है वो चाहे जितनी भी मुश्किल परेशानी में हो तो भगवान उसकी सारी मुश्किल परेशानी खत्म कर देता है। तो बस हमेशा भगवान पर यकीन रखें, भरोसा रखें, तो भगवान हमेशा आपको हर मुश्किल परेशानी से बचा लेगा, जैसे सुरेश को बचा लिया।